मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM पर। मैं हूं शमीम खान। फिजियोथेरेपी यूं तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति मानी जाती है, लेकिन भारत में सदियों से चले आ रहे मालिश व कसरत के नुस्खे का ही ये एक मिला जुला रूप है। मानसिक तनाव, घुटनों, पीठ या कमर में दर्द जैसे कई रोगों से बचने या निपटने के लिए बिना दवा खाए या चीरा लगवाए फिजियोथेरेपी एक असरदार तरीका है। आज के वक्त में अधिकांश लोग दवाइयों के झंझट से बचने के लिए फिजियोथेरेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये न केवल कम खर्चीला होता है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव की आशंका एकदम ना के बराबर होती है। फिजियोथेरेपी के बारे में हमसे बात करने के लिए जुड़े डॉक्टर अरशद सैफी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना रेडियो पर। डॉक्टर अरशद, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि फिजियोथेरेपी होती क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। जैसे हम सुनते हैं कि सभी लोग चलते फिरते अच्छे लगते हैं, और हम लोग चलते फिरते तब अच्छे लगते हैं जब हमारी मूवमेंट प्रॉपर हो, एक अच्छा पोस्चर हो, यानी जो नॉर्मल पोस्चर होता है, और प्रॉपर मूवमेंट और एक गुड पोस्चर को ख़राब करता है पेन केमिकल भी हो सकता है या फिर मैकेनिकल भी हो सकता है। केमिकल पेन वो पेन होता है जो बॉडी में केमिकल चेंजेस या कोई पैथोलॉजी की वजह से आता है, और जो मैकेनिकल पेन होते हैं वो होते हैं जो मूवमेंट रिलेटेड पेन होते हैं, लाइक मस्कुलर एंड ऑल। तो मूवमेंट रिलेटेड पेन यानी मैकेनिकल पेन जो होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल मेडिकल ब्रांच है जिसे हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं। फिजियोथेरेपी जो हमारी एक मेडिकल साइंस की एक स्पेशल ब्रांच है जो कि एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी के मिक्सचर से ट्रीटमेंट करती है आपके मूवमेंट रिलेटेड पेन का। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं, PIVD यानी प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क, जिसे हम आम भाषा में स्लिप डिस्क के नाम से ज़्यादा जानते हैं, बहुत बार सुनते हैं। तो इसमें मेन प्रॉब्लम होती है डिस्क का बाहर आना, है ना, जिसमें जनरली पेशेंट को या तो पेन किलर दिए जाते हैं या फिर सर्जरी के लिए बोला जाता है। अभी प्रॉब्लम ना तो इतनी सिंपल होती है कि इसे पेन किलर से ट्रीट करा जाए, और ना इतनी ख़राब होती है, ना इतनी सीवियर होती है कि इसको सर्जरी की ज़रूरत है। तो इन दोनों के बीच हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि फिजियोथेरेपी होता है। इसमें क्या करते हैं फिजियोथेरेपी, जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम पर काम करती है। एग्ज़ाम्पल, डिस्क का बाहर निकलना, डिस्क को कैसे अंदर ले जाया जा सकता है, कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए, और पेशेंट को ठीक होने के बाद ये समस्या उसको दोबारा ना हो तो कौन कौन सी सावधानियां और होम एक्सरसाइज पेशेंट को करनी चाहिए, ये सब काम फिजियोथेरेपी इस पर करती है। अगर हम बात करें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो फिजियोथेरेपी की डेफिनेशन कुछ अपने की टर्म्स में इस तरह से देते हैं कि असेसमेंट, प्लान, इम्प्लीमेंट। यानी फिजियोथेरेपिस्ट काम कैसे करते हैं, दे असेस, दे मेक प्लान, देन इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लान। तो इसका जो एक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ। लाइक फिजियोथेरेपिस्ट एक रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम है जो मोटर फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, मूवमेंट एबिलिटी को बढ़ाता है, पेन सिंड्रोम को रिलीव करता है, साथ ही ऐसी बीमारी जो शारीरिक रूप से एक इंसान को चैलेंज करती हैं, फिजिकली हैंडीकैप, पोलियो, मैनी थिंग है, उनका इलाज और रोकथाम करता है। फिजियोथेरेपिस्ट किन समस्याओं का इलाज करते हैं और उनके इलाज की पद्धति क्या होती है? आज के टाइम में फिजियोथेरेपी अनगिनत अनकाउंटेबल समस्याओं का इलाज कर रही है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कुछ समस्याओं का, तो आज दुनिया भर में एक बड़ी पॉपुलेशन, एक तादाद मस्कुलोस्केलेटल यानी मांसपेशियों और हड्डी से जुड़ी समस्याओं का सामना करती है, जिसका बेहतरीन इलाज फिजियोथेरेपी कर रही है।
जिसमें कुछ कॉमन कंडीशंस आती हैं, जैसे कि आपका लोअर बैक पेन यानी कमर का दर्द, कंधों का दर्द, फ्रोज़न शोल्डर कंधों का जाम होना, घुटनों का दर्द जिसे हम जॉइंट आर्थराइटिस या ओस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, लिगामेंट या मस्कुलर टियर, आपने सुना होगा एंकल स्प्रेन जो एथलीट्स या फिर काफ़ी लोगों में ये कॉमन होता है, सर्वाइकल एक आम सुनते ही हैं हम अपनी ज़िंदगी में, यानी गर्दन का दर्द, और इसके साथ साथ जो पोस्चर रिलेटेड पेन होते हैं या बीमारियां होती हैं लाइक स्कॉलियोसिस, रीढ़ की हड्डी में बदलाव जो आते हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि लाइक जो पोस्ट फ्रैक्चर होते हैं, यानी किसी को फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर हुआ, उसके बाद उसकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं आती है ना, और लाइक उसकी जो रेंज होती है जॉइंट्स की, जितनी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो इन सब में एक बेहतरीन काम हमारा फिज़ियोथेरेपी कर रही है, जो इसको काफ़ी हेल्प करती है इन चीज़ों से बाहर निकलने में। इसके साथ ही स्लिप डिस्क, जैसे मैंने ऊपर बात करी, मस्कुलोस्केलेटल के बाद फिज़ियोथेरेपिस्ट एक दूसरी बड़ी मेडिकल ब्रांच के अंदर बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं, और वो है फिज़ियोथेरेपी इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, यानी ब्रेन रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उसमें फ़िज़ियोथेरेपी कैसे काम कर रही है। आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर को हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन की सेल्स यानी कोशिकाएं जो होती हैं, ये पूरे शरीर में अपना एक नेटवर्क बनाती हैं जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो दो तरीके से काम करता है, मोटर और सेंसरी। मोटर नेटवर्क या फिर मोटर पाथवे आप उसे बोल सकते हैं, जो मोटर फंक्शंस को प्रमोट करता है, यानी हमारे शरीर में मूवमेंट प्रदान करता है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग और जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटी होती हैं वो हमारा मोटर पाथवे कंट्रोल करता है। उसी के साथ साथ हमारा दूसरा होता है सेंसरी वो पाथवे है, वो नेटवर्क है जो सेंसेशन को फील कराता है, जैसे कि टच, टेम्परेचर, पेन, बाइटिंग, है ना। ऑल द सेंसेशन आर कंट्रोल्ड बाय द सेंसरी सिस्टम्स। तो इन दोनों में से किसी भी सिस्टम में बिगाड़ आने के बाद, जैसे कि ट्रॉमा से या फिर एज के हिसाब से, कोई भी बीमारी की वजह से बहुत से इन्फेक्शंस भी होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब करते हैं। तो इन दोनों सिस्टम में से किसी में बिगाड़ आता है तो ये हमारी दोनों ही चीज़ों को ये हैम्पर करते हैं, मोटर और सेंसरी। तो इसके लिए हमारा फिज़ियोथेरेपी बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, जो कि हेल्प करता है उनके कोऑर्डिनेशन को, यानी जो शरीर और दिमाग का तालमेल है वो उसके साथ काम करता है, मूवमेंट को प्रमोट करता है, वापस मूवमेंट को। इसके अंदर फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है मसल्स को री-एजुकेट करते हैं कि मूवमेंट किस तरह से दोबारा लाई जाए। बैलेंस कंट्रोल के लिए फिज़ियोथेरेपिस्ट इसमें काम करते हैं, और इसमें जितनी भी नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रोक आना या बच्चों में कुछ बीमारियां होती हैं पैदाइशी, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी सबसे आम बीमारी होती है, जो दिमाग के एक हिस्से में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से उस बच्चे की मूवमेंट्स को हैम्पर करता है और उसकी जो ग्रोथ होती है उसको रोकता है। इसी के साथ साथ पैरालाइज और जितने भी हमारे जो है इम्पेयरमेंट्स होते हैं, नर्व इंजरीज़ इम्पेयरमेंट्स, उन पे काम करता है। या फिर अगर ब्रेन की कोई सर्जरी हुई है तो उसके बाद जो भी लॉस हुआ है बॉडी के अंदर, फंक्शनल लॉस या सेंसरी लॉस, उसमें भी हमारे फिज़ियोथेरेपिस्ट काम करते हैं। मस्कुलोस्केलेटल एंड न्यूरो फील्ड के बाद हमारे फिज़ियोथेरेपिस्ट जो काम करते हैं वो स्पोर्ट्स में भी काम करते हैं। जैसे कि जो एथलीट, आपने टीवी पे देखा होगा कि जब कोई एथलीट जो प्लेयर खेल रहा होता है और उसको चोट लगती है तो सबसे पहले जो भाग कर आता है वो फिज़ियोथेरेपिस्ट होता है, जो उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करता है, ऑन फील्ड हेल्प करते हैं और उनको सेव करता है किसी भी फिज़िकल इम्पेयरमेंट से। इसी के साथ साथ आईसीयू में फिज़ियोथेरेपिस्ट एक बड़ा रोल निभाते हैं। जो पेशेंट्स जिनकी अभी पल्मोनरी यानी लंग्स या हार्ट की सर्जरी हुई है या एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, कोई भी केस है जिसकी वजह से वो लंबे समय तक बेड रिडन है, आईसीयू में एडमिट हैं, या वो लंबे टाइम तक जो बेड रिडन है उसकी वजह से, क्योंकि वो फिज़िकल एक्टिव नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके लंग्स में कंजेशन जमा शुरू होना जाता है, कंजेशन जमना शुरू होता है, जो उनकी ब्रीथिंग रेट को गिराता है, ब्रीथिंग इश्यूज़ निकालता है। तो उसके लिए हमें उनके एयरवेज़ को क्लियर करने के लिए कुछ तो मैकेनिकल टेक्निक्स होती हैं,
जो सिर्फ लंग्स के ऊपर लोब्स पे काम करती हैं। लेकिन अगर हमें पूरे लंग्स को कवर करना है और उनको फिज़िकल हेल्दी रखना है तो फिजियोथेरेपिस्ट उसमें अपना बेहतरीन रोल निभाते हैं। इसी के साथ साथ गायनी के अंदर जो वार्ड्स हैं उसमें फिजियोथेरेपिस्ट अपना काम करते हैं फ़िज़िकल एक्टिव रखने के लिए। और पोस्ट सर्जरी जिनकी सर्जरीज़ हुई हैं रिसेंटली, एब्डोमेन या कोई भी सर्जरी हुई है, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट उन पेशेंट्स को फ़िज़िकल एक्टिव रखने के लिए एक बेहतरीन रोल निभाते हैं। फिजियोथेरेपी करने का मेथड वही है जो मैंने पहले डिस्कस किया और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन भी है। क्या है? असेसमेंट, प्लान एंड इम्प्लीमेंट। यानी सबसे पहले असेसमेंट होता है। असेसमेंट किसे के बोलते हैं? जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं सबसे पहले उनको एक मेडिकल असेस किया जाता है जिसके अंदर उनकी डेमोग्राफिक्स डिटेल्स होती हैं और उसके साथ साथ उनका फिर हिस्ट्री टेकिंग पीरियड चलता है जिसके अंदर उनकी प्रीवियस हिस्ट्री, लाइक उन्हें कब से ये दिक्कत है, कितने टाइम से हो रही है, क्या उनके घर में कोई बीमारी किसी को है या पहले कभी हुई है। इस तरह से कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसे हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं, वो लिया जाता है। फिर उनका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है जिसके अंदर उनकी जॉइंट्स की रेंज, मसल पावर और उनका फ़िज़िकल स्टेटस क्या है, कितने वो एक्टिव हैं, कितना वो काम कर पा रहे हैं। और कुछ हमारे स्पेशल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट, जिन्हें मस्कुलोस्केलेटल टेस्ट बोलते हैं, जो चेक करते हैं हम, जिसके अंदर हम एक प्रोविज़नल डायग्नोज बनाते हैं या एक आप ये बोल सकते हैं कि एक एवरेज और मोटा हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनको कौन सी बीमारी या कौन सी कंडीशंस मस्कुलोस्केलेटल की हो सकती है या नर्वस सिस्टम की। वो हमारे पास कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। उसके बाद उन सारा असेस करने के बाद हम एक प्लान बनाते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में हम वो डालते हैं जो हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लाइक हमें पेन सबसाइड करना है, इन्फ्लामेशन यानी सूजन है तो वो कम करनी है, जिससे मतलब लाइक फ़िज़िकल एक्टिव हमें उसको रखना है पेशेंट को। लॉन्ग टर्म में हम वो डालते हैं जो टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक रेंज खोलना, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, और स्ट्रेंथ, तो वो हम लॉन्ग टर्म में डालते हैं। इसी के बाद फिर हमारा जब प्लान बन जाता है तो हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमने जो प्लान बनाया है उसके लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज पेशेंट्स को करानी है, क्या सावधानी होनी है, क्या पेशेंट को घर पे एक्सरसाइज करनी है, ये सारा कुछ पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट किन किन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं मरीज को आराम देने के लिए? फिजियोथेरेपी की दो बड़ी मेन टेक्निक होती हैं, इलेक्ट्रिक थेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी। इलेक्ट्रिक थेरेपी के अंदर हम इलेक्ट्रिक मशीनों द्वारा इलाज करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ रेडिएशन मशीन्स होती हैं जो हेल्प करती हैं उनके इन्फ्लामेशन में, यानी सूजन वगैरह अगर किसी को है, और पेन सबसीशन में जो पेन सबसाइड करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि लाइक जो हीलिंग पावर होती है उसको इंक्रीज़ करती है हमारी रेडिएशन मशीन जो होती है, जिसके अंदर हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन होती है और लॉन्ग वेव डायथर्मी, ये कुछ मशीनों के नाम हैं, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन मेनली ये है कि हम मशीनों से इलेक्ट्रिक थेरेपी के अंदर हम मशीनों से इलाज करते हैं। इसी के साथ कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो हमारा स्टिमुलेशन का काम करती हैं, जो नर्व को स्टिमुलेट करती हैं, यानी जो नसें हमारी अपना काम भूल चुकी हैं उनको दोबारा वो रीएजुकेट करती हैं। उसी के साथ साथ कुछ मस्कुलर स्टिमुलेशंस होते हैं जो मसल को स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पैरालाइज के केस में हमारे जो मसल हैं वो अपना काम करना भूल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं पहुँच पा रहा, सिग्नल नहीं पहुँच पा रहा ब्रेन से, तो उसको फिर हम मैकेनिकली मशीनों के द्वारा स्टिमुलेट करते हैं, वो मूवमेंट कराते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके साथ हमारे पास जो होती हैं कुछ हीटिंग मोडालिटीज़ होती हैं जो डीप होती हैं और सुपरफिशियल भी होती हैं। यानी कुछ सिकाई की मशीन होती हैं और ये कोई आम सिकाई नहीं होती जो हम घर पे करते हैं, ये हमारी रेडिएशन मशीन होती हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसका आउटपुट हीट होता है, जो हमारे क्या करते हैं, जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे मांसपेशियों के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं, खून का दौरान बढ़ाते हैं, जिससे वहाँ पे जो पेन है वो सबसाइड हो जाता है
है, मेनली क्या होता है, मसल के अंदर स्पाज्म होता है यानी मसल स्टिफ होती है, ये उसको भी रिलीज करती है। इसी के साथ साथ कुछ इलाज के पर्पज़ से और कुछ डायग्नोस के पर्पज़ से, यानी कुछ मशीनें हमें इलाज में हेल्प करती हैं और साथ ही कुछ हमें जो हमें हमारी समस्याएं हैं पेशेंट्स की उसको डायग्नोस करने में भी हेल्प करती है। एक्सरसाइज थेरेपी क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक थेरेपी तो मैकेनिकल था मशीनों द्वारा, एक्सरसाइज थेरेपी सारा मैनुअल होता है यानी हाथों का, और यही फिजियोथेरेपी की एक बेस होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट का बेस होता है इलाज का। इसके अंदर बात होती है बायोमैकेनिक्स की, यानी जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर हैं वो किस तरह से फंक्शंस करते हैं, उन पे कौन सी मसल काम कर रही है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसको बायोमैकेनिक्स बोलते हैं यानी मैकेनिक्स ऑफ बॉडी। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही सबसे अच्छा बायोमैकेनिक्स जानता है ह्यूमन बॉडी का, जो उसके बिहाफ पे ट्रीटमेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लोअर बैक पेन है यानी कमर का दर्द है, तो उसके लिए फिर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, और ये वेरी करेगा पेशेंट टू पेशेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल पेशेंट है यानी जिसको सिर्फ कमर का दर्द है तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट रहेंगी, और एक दूसरा पेशेंट है जिसको सेम प्रॉब्लम है लेकिन उसको दूसरी प्रॉब्लम भी है कि लाइक उसकी एब्डोमेन की सर्जरी हुई हुई है, तो फिर हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर आता है और उसके बायोमैकेनिक्स के अंदर। उसी के साथ साथ जो हमारे स्पाइन के अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है, यानी हमारा जो स्पाइन होती है रीढ़ की हड्डी, उसके स्ट्रक्चर में जो बदलाव आते हैं, फिर उसके करेक्शन के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट ही सबसे बड़ा और बेहतरीन रोल निभाते हैं। अब एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रिक थेरेपी के बाद कुछ हमारे पास कुछ दूसरी स्किल्स भी होती हैं जो एक बड़ा रोल निभाती हैं हमारे ट्रीटमेंट के अंदर, और डे बाय डे हमारी जो टेक्निक्स हैं फिजियोथेरेपी की वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि ड्राई नीडलिंग है, इसके अंदर जो मसल्स में हमारे लगातार दर्द रहने की वजह से कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं जिनको हम ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं, तो उसको रिलीज़ करने के लिए ड्राई नीडलिंग बहुत अच्छा एक टेक्निक है। एक निडल होती है, उसको हम इम्पिंच करते हैं स्किन के अंदर, जो कि मसल तक जाता है और वो उस ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करता है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक MFR टेक्निक है यानी मायोफेशियल रिलीज, जो मसल और जो फेशिया होता है उसमें जो स्ट्रेस आता है या ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं उसको रिलीज़ करने के लिए काम किया जाता है। कपिंग थेरेपी जो आजकल बहुत एक न्यू रिवोल्यूशन लेकर आया है फिजियोथेरेपी के अंदर और फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक वो मस्कुलर स्टिफनेस, पेन, इन्फ्लेमेशन के लिए एक बेहतरीन टेक्निक है। इसी के साथ साथ मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन, यानी आपकी जो जॉइंट्स हैं अगर वो लाइक स्टिफ होते हैं या पोस्ट फ्रैक्चर के बाद जो वो स्टिफ होते हैं उसको दोबारा से फंक्शनल बनाने के लिए, खोलने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो मोबिलाइजेशन होती हैं, जिसके अंदर जॉइंट्स को धीरे धीरे मोबाइल बनाया जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी मेनली स्पाइन जो होती है वो फ्लेक्सिबल रहने के लिए बनी है, लेकिन ड्यू टू द इमोबिलिटी और हम डेली बेसिस पे जैसे एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो हमारी स्पाइन रिस्ट्रिक्शन होना शुरू होती है, वो थोड़ा सा उसकी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो उसको दोबारा से मोबाइल रखने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कुछ हमारी एक्सरसाइज के साथ साथ एक मैनिपुलेशन टेक्निक होती है जो उन जॉइंट स्पेसिस को दोबारा से रीअरेंज करके उसे मेंटेन करके रखती है। क्या फिजियोथेरेपी से कोई नुकसान भी होता है? फिजियोथेरेपी के जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन हाँ अगर हम बात करें इंडिविजुअल टेक्निक्स की तो इलेक्ट्रिक थेरेपी, जो हमारा इलेक्ट्रिक थेरेपी है इसमें जो कुछ हम मशीन यूज़ करते हैं या जो कोई टेक्निक यूज़ करते हैं उसके एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हीटिंग मोडालिटीज़, जो हमारे पास हीटिंग मोडालिटीज़ हैं अगर सही से असेस नहीं किया गया है पेशेंट्स को और उसे कोई इन्फेक्शन डिसीज़ है या उसे कोई डर्माटोलॉजिकल कंडीशन यानी स्किन रोग, ऐसी कोई परेशानी उसे पहले से ही है और उसके अलावा हम फिर कोई हीटिंग मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में सही से बताया जा सकता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, या वो चर्म रोग जो स्किन डिसीज़ हैं उनमें थोड़ा सा बढ़ोतरी आ सकती है। तो उसके लिए जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट्स आता है फिजियोथेरेपी के लिए तो उसका पूरा असेसमेंट जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा असेस किया जाता है कि उनकी करंट स्टेटस क्या है, या कोई बीमारी तो नहीं है, या पहले से कोई वो दवा तो नहीं ले रहे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी रेडिएशंस मशीन होती हैं तो उसको अप्लाई करने के बाद स्किन पे कुछ रेडनेस आती है जिसे हेमाटोमा बोलते हैं, और ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल चीज़ है
तो ये एक एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट फिजियोथेरेपी के जनरली कुछ नहीं होते हैं। फिजियोथेरेपी में करियर की क्या संभावनाएं हैं? जब भी हम अपने लिए कोई करियर चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा करियर फ्यूचर में हमारे लिए बेस्ट होगा, तो हम मेनली 3 चीज़ें देखते हैं। करियर कितना वास्ट है, यानी उसमें कितना एक्सपोज़र है, इनोवेटिव, कितना जो हम करने जा रहे हैं वो इनोवेटिव है या नहीं, थर्ड जो सबसे मेन होता है अर्निंग, हम उससे कितना कमा पाएंगे। तो अगर हम बात करें वास्ट की, तो फिजियोथेरेपी का जो एक्सपोज़र है, जब से फिजियोथेरेपी 1952 में आया था फिजियोथेरेपी इंडिया के अंदर, बॉम्बे में जो महामारी फैली थी पोलियो की, उसके बाद ये इस्टेब्लिश हुआ। 1953 में आई गेस पहला स्कूल फिजियोथेरेपी का खोला गया था। तो उसके बाद से अब तक डे बाय डे फिजियोथेरेपी में रेवोल्यूशंस होते रहे हैं। तो इसमें एक्सपोज़र के लिए एक तो हमें मेडिकल एक्सपोज़र मिलता है, यानी जो बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, जो नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो उनके लिए फ़िज़ियोथेरेपी एक दूसरा बड़ा और बेहतरीन ऑप्शन है मेडिकल ब्रांच का। इसके अंदर क्या होता है, ये 4.5 यानी 4.5 साल का ये कोर्स होता है, जिसके अंदर 4 साल हम थ्योरी पढ़ते हैं और 6 महीने की हमारी मेडिकल ट्रेनिंग जो इंटर्नशिप होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर हमारा जो बैचलर होता है यानी 4.5 का, इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रिक थेरेपी, बायोमैकेनिक्स और बायोमैकेनिक्स जैसे मैंने आपको बताया, यानी इंजीनियरिंग ऑफ बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट से अच्छी कोई नहीं पढ़ता। इसके साथ साथ फिजियोलॉजी, बॉडी की फिजियोलॉजी, कैसे फंक्शंस काम करते हैं नॉर्मल वो, पैथोलॉजी, फार्मा यानी ड्रग्स, एनाटमी जो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो एक मेडिकल स्टूडेंट तो पढ़ता ही है। इसके साथ साथ ही जो है क्या कहते हैं, कुछ हमारे स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, ETC एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम देम अगर हम इसमें फिर मास्टर के लिए जाते हैं तो हमारे पास और ब्रांचेस खुल जाती हैं, लाइक मास्टर इन ऑर्थोपेडिक्स, मास्टर इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मास्टर इन स्पोर्ट्स, मास्टर इन कार्डियो। और इसके साथ साथ अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो आप एकेडमिक में भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है इनोवेटिव, ये कोर्स कितना इनोवेटिव है, आपका करियर इनोवेटिव है या नहीं। तो फिजियोथेरेपी डे बाय डे अपना जो है रिवोल्यूशन इसका हो रहा है और ये बहुत ही इनोवेटिव कोर्स और करियर इसके अंदर आपका बन रहा है बच्चों का। तीसरी चीज़ है आपकी अर्निंग। जब हम भी अर्निंग की बात कर रहे हैं तो आपकी डिग्री, सिर्फ आपकी डिग्री आपको पैसे कमा के नहीं देगी। एक अर्निंग करने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, कैपेबिलिटी, स्किल्स और नीड ऑफ सोसाइटी। कैपेबिलिटी कि आप कितने कैपेबल हैं उस चीज़ को इम्प्लांट करने के लिए। स्किल्स, आपने क्या क्या सीखा है फिजियोथेरेपी या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी हैंड प्रैक्टिस, आपकी स्किल्स, आप कितने तरीके से और कितना जल्दी एक पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, ये आपकी स्किल्स डिपेंड करती है। थर्ड चीज़ जो है नीड ऑफ सोसाइटी, यानी आपने जो कोर्स चूज़ कर रहे हैं क्या उस सोसाइटी को उसकी नीड है या नहीं, या आप जिस फील्ड में काम करने जा रहे हैं या आप जहाँ पे अपना सेटअप लगा रहे हैं क्या उस सोसाइटी को, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को वहाँ पे नीड है या नहीं। तो अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी की तो आजकल ये एक बेसिक नीड बनती जा रही है सबकी। सबको मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ हैं, जॉइंट पेन है, नर्व पेन है, मस्कुलर पेन है, तो ये नीड ऑफ सोसाइटी तो है। इसलिए तो फिजियोथेरेपी अगर आप एज ए करियर जानना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा कोर्स है, मेडिकल कोर्स है और आप इसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए लाइक कॉलेजेस जो आप चूज़ करें तो वो एक अच्छा कॉलेज चूज़ करें। कॉलेज आपका मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यानी जहाँ पे MBBS वगैरह जो कोर्स होते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे जब आप पढ़ाई करेंगे जो आपकी फैकल्टी मिलेगी, स्टाफ मिलेगा, वो सारा मेडिकल स्टाफ मिलेगा। फैसिलिटीज़ आपको, क्योंकि जो हैंड प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिकल्स, वो एक मेडिकल कॉलेजेस में अच्छे होते हैं, वहाँ पे आपको एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा। थर्ड, आपका जो कॉलेज है वो IAP यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इसी के साथ साथ आप इसके अंदर छोटे छोटे जो स्किल्स कोर्स होते हैं, लाइक जो वर्कशॉप्स होती हैं, वो करके आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर फिजियोथेरेपिस्ट बना सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM पर।
जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।